मेरा नाम ज़ावियार है। मेरे अब्बा डॉक्टर थे। मेरी अम्मा भी एक डॉक्टर थी। बचपन से अब तक मैं अपनी माँ के कहने पर चलता आया था। अम्मा का शुरू से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और उन्हीं के रास्ते पर चलूं। मेरा अपना ख्वाब फौज में जाने का था, लेकिन अम्मा के ख्वाब की तकमील करते हुए मैं डॉक्टरी के शोबे में न चाहते हुए भी चल पड़ा। अम्मा ने शुरू से एक ही बात सिखाई थी, औरत की इज्जत मेरी अव्वलीन तरजीह रही। फिर चाहे औरत अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, मेरा काम बस उनकी इज्जत करना और उनसे इज्जत से पेश आना था। अम्मा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत तंगे दो की। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, जबकि मेरी वालदा का शौक मुझे डॉक्टर बनाने का था। एक रोज जब मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप लोग मुझे इतना ऊंचा क्यों बनाना चाहते हैं, मैं नॉर्मल डिग्री भी तो ले सकता हूँ, मकसद पढ़ लिख कर अच्छा कमाना ही तो है। लेकिन वालिद का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जब उन्होंने बोला कि हमारा खानदानी म्यार नौकरियां नहीं पसंद करता, किसी के नौकर बनने से बेहतर है तुम अनपढ़ ही रहो, अपना कारोबार बनवा देते हैं, उसको चलाओ। मेरे वालिद की सोच को देखकर एक बार मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। और ये बात हकीकत है कि कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, जिनका पढ़ लिख कर भी दिमाग सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। मेरी वालदा का मुझे डॉक्टर बनाने का मकसद लोगों की भलाई करना थी, ताकि मैं लोगों के मुश्किल वक्त में उनके काम आ सकूं। और फिर जो घर के बड़े सिखाते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। मेरी अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे पढ़ाने के लिए अब्बा के साथ लड़ झगड़ कर मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। 5 साल बाहर के मुल्क रहकर मैं उनके रंग में ढल गया था। अम्मा की तमाम नसीहतें, तमाम ताकीदें पस्ते पुश्त रह गईं और मैं बहुत आगे निकल आया। मेरी अम्मा से हर दूसरे दिन बात होती थी, लेकिन जब जब वो कुछ समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बातों को बदल देता और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। कभी कभी वक्त के साथ साथ हम लोग बदलते नहीं, बल्कि अपना आप खो देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं वक्त के रहते बदला नहीं था, बल्कि अपनी शख्सियत, अपना वजूद, अपनी असल पहचान खो चुका था। बाहर के मुल्क रहकर वहां की रंगीनियों में रंगे जाने के बाद इस बात का एहसास ही बाकी ना रहा कि जो सबक माँ ने बचपन से पढ़ाया है वो कहीं मैं भूल चुका हूँ। वो किताब जो मेरी अम्मा ने मुझे बचपन में पढ़ना सिखाई थी, वो मुझसे कहीं खो गई है। मेरी डॉक्टरी मुकम्मल हुई तो मेरी अम्मा ने मुझे वापस पाकिस्तान आने को बुलाया, लेकिन मेरा इरादा अभी बाहर ही रहने का था। अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस आकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूं, लेकिन मेरी सोच अब मेरे अब्बा जैसी हो गई थी कि अगर कोई काम करना है तो बस पैसे के लिए। बाहर मेरा अच्छा काम चल रहा था, बेतहाशा पैसे भी कमाने लगा था, कई मरीजों को देखता, लेकिन किसी को बचाने की परवाह नहीं होती थी। अगर कोई मर गया तो मर गया, अपने पैसों से बस मतलब बाकी रह गया था। एक रोज रात के वक्त एक मरीज अस्पताल आई। अस्पताल की इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुझे फोन किया और मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचने का कहा। वो खानदान का इकलौता वारिस था, 7 बहनों का इकलौता भाई था, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। मैं उस वक्त नींद के नशे में धुत था। फोन सुनने के बाद इंतजामिया से बोल दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, किसी और को बुला लो। जब मैं इतनी अच्छी तरबियत होने के बाद इनकार कर सकता था, तो फिर वहां के लोग तो वैसे ही बहुत बेहिस थे। उस रात जो हुआ मेरे लिए सारी जिंदगी का रोग बन गया। उन 7 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो शायद मैं कुछ कर पाता। जिंदगी और मौत बेशक रब ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने कोशिश करने वालों को ही कामयाबी दी है। अगले रोज जब अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था, बहनें माँ समेत सब रो रही थी, तो मुझे हैरत का झटका लगा। क्या ये जान मेरे लिए वाकई इतनी सस्ती थी? लड़के की माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रख दिया, बहुत सी दुआएं दी और अपने मुर्दा बेटे को लिए वहां से चली गईं। ये इतने सालों में पहला वक्त था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। मुझे उस वक्त से खौफ महसूस हुआ था, लेकिन अब क्या हो सकता था? उस औरत की दुआ में शायद मेरे लिए बद्दुआ छुपी हुई थी। जिंदगी मामूल पर चलने लगी। एक हफ्ते बाद मैं फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो गया। रोज कई मरीज आते, आधे बच जाते, आधे मारे जाते। मेरे लिए तो जैसे हराम हलाल का मतलब ही खत्म हो गया था, अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठा था। एक महीने बाद मेरे हेड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने हेड को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं डरता हुआ अंदर की तरफ दाखिल हुआ तो आंखें मजीद फटी की फटी रह गईं।
جب سامنے ٹیبل پر پورا ہسپتال کا انتظامیہ بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، ان میں ہیڈ ہسپتال کے آنر اور مجھ سے سینئر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ میں حیرانگی سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میرے ہیڈ نے ایک پیپر میری طرف بڑھایا، میں نے جیسے ہی پیپر پکڑا، پیپر کو پڑھتے ہی میرے چہرے کے تمام رنگ اڑ گئے۔ مجھے اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پیپرز کے مطابق مجھے ہسپتال سے نکال دیا گیا تھا، اور اگر میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ملک نہ چھوڑتا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا، اور اس کے علاوہ مجھ سے بھاری بھرکم جرمانہ بھی وصول کیا جانا تھا۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے ہیڈ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر اس نے مجھے بولا کہ میں ہسپتال میں نااہلی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور اس ملک کو اور اس ہسپتال کو میرے جیسے غیر ذمہ دار ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نزدیک ایک انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو۔ میں نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑنا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر واپس لوٹ کر سب کو کیا کہوں گا۔ پاکستان میں اماں ابا نے نام اور مقام پایا تھا، میں سب کچھ مٹی میں ملا چکا تھا۔ میرے کسی بھی احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، الٹا اگر سب بگڑ جاتے تو مجھے ایک ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا جاتا۔ میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ماں کی گود کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں 2 دن کے بعد ہی ملک چھوڑ کر اپنے ملک پاکستان آ گیا تھا۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اپنے گاؤں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا، جو بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کو میرے پاکستان واپس آنے پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بے تحاشا رویا۔ اماں وجہ پوچھتی رہی اور میں خاموش رہا۔ ہفتہ گزرا تو اماں ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑے میرے کمرے میں لے آئیں۔ کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور مجھے خاموش رہنے کو بولا۔ میں نے وہ کاغذ پکڑا تو اس میں لکھی تحریر پڑھ کر میری روح کانپ گئی، جس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنا ڈاکٹری علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے 5 سال کی محنت ضائع ہو گئی تھی، میری اتنی باغ دوڑ ضائع ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو میں نے ان کو ایک ایک لفظ سچ بیان کر دیا۔ میری اماں نے افسوس سے سر ہاتھوں میں تھام لیا تو مجھے اپنے کیے پر مزید شرمندگی ہونے لگی۔ اس بوڑھی ماں کا رکھا گیا سر پر ہاتھ یاد آیا۔ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیسے نا انصافی ہو سکتی تھی، اور رب خاموشی کو تو بہت قریب سے سنتا ہے، تو پھر اس بوڑھی ماں کی فریاد کیسے نہ سنتا۔ میرا مستقبل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں سارا دن گھر پر بیٹھا رہتا۔ ابا کئی بار کہتے کہ اٹھ کر ہسپتال جاؤ، لیکن کیسے جاتا۔ کئی دن بہانے کرتا رہا، لیکن یہ بہانے بھی کب تک چل سکتے تھے۔ ایک روز ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور وہی کاغذ میرے سامنے کر دیا جو اماں کے پاس تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کاغذ ابا کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے اماں سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی کہ انہوں نے ہی ابا کو کاغذ دکھایا، جبکہ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلی بار میرا عورت ذات سے دل اٹھ گیا تھا۔ میرے ابا نے میری بہت بے عزتی کی، مجھے بہت برا بھلا کہا، اور میں اس سوچ میں تھا کہ پیسہ ہر حال میں کمانا ہے۔ یہ بات بھی ابا نے ہی سکھائی تھی، لیکن اب وہ اپنی ہی سکھائی ہوئی بات سے مکر رہے تھے۔ کچھ مہینے گزرے تو ابا نے مجھے نکارا کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اماں بہت روئیں، لیکن میں کسی صورت اب وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سب کو چھوڑ کر احتیاط کے طور پر اپنی تمام ڈگریاں اٹھا کر دوسرے شہر آ گیا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا جس سے میرا رابطہ بہت عرصے سے تھا۔ میرا وہ دوست میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میں جیسے ہی دوسرے شہر گیا تو سب سے پہلے میں نے اس کو پایا، لیکن روح تو تب کانپی جب اس نے مجھے کرائے کا گھر دلوا کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت لے لی، یہ کہہ کر کہ آج کے بعد اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے بہت حیرت اور دکھ ہوا، لیکن میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا۔ میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میری کاہلی، میری آلسی، میری زندگی بھر کا روگ بن گئی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے گزارا کر رہا تھا۔ شہر میں تو بہت کرایہ تھا، تبھی میں نے ایک گاؤں میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ اس گھر کے پاس کے لوگ مجھ سے انجان ہی تھے، اور یہ میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ میں صبح منہ اندھیرے نکل جاتا اور پھر رات گئے واپس آتا۔
पहले पहल तो मुझे कोई काम ना मिला, फिर एक रोज मुझे बहुत खुआरी के बाद मजदूरी का काम मिल गया। मुझे 100 ईंट एक साथ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी थी। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मुआवजा 1 घंटे का 200 रुपए था। उस वक्त मेरे पास ये भी बहुत था। मैंने 6 घंटे काम किया और फिर उसके बदले मुझे मुआवजा मिल गया। रात जब चंद पैसे लेकर घर पहुंचा तो हाथों पर नजर पड़ते ही आंखें उबल पड़ी, जहां बड़े बड़े छाले बनकर फट चुके थे। तकलीफ तो जैसे खत्म ही हो गई थी। मेरी छोटी सी गलती ने आज मुझे किस मकाम पर खड़ा कर दिया था। काम चल रहा था और मैं भी इतने में ही खुश था। एक रोज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, जिस वजह से मैं काम पर ना जा सका था। अभी सोकर लेट उठा था कि मेरे घर का दरवाजा बहुत बुरे तरीके से खटखटाया गया। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने पहले कुछ देर सोचा कि दरवाजा खोलूं या नहीं, फिर बाहर से किसी औरत की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने देखा तो एक देहाती लड़की खड़ी थी। वो बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। आंखें तो हैरत से तब खुली जब उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने घर ले गई। ये घर कम और महल ज्यादा था। मैं हैरत से इधर उधर देख रहा था जब औरत ने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे में देखा तो एक बार मेरी रूह कांप गई जब सामने एक बूढ़ी सी औरत को बेहोश देखा। वो लड़की कुछ इशारों में बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे उसके इशारों की समझ ना आई। मैंने खुद से उस बूढ़ी औरत को उठाकर बेड पर लिटाया और उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत हल्की हल्की चल रही थी। मैंने जल्दी से 2-3 बार अपनी सीखी हुई तरकीब उस औरत पर आजमाई, जिससे वो होश में आ गई। मेरी खुशी की इंतहा न थी। वो लड़की भी खुशी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी। वो शायद गूंगी थी, तभी इशारों से मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने कई हजार के नए नए नोट मेरे हाथ में थमा दिए। मैं इतने नोट देखकर हैरान रह गया। उसको वापस करने चाहे, जिस पर उसने मुझे इशारों में न जाने क्या कहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर आ गया। घर आकर जब मैंने वो पैसे गिनना शुरू किए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो पूरे 1 लाख रुपए थे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इन पैसों का क्या करूं। मैंने सारा दिन घूमकर देखा कि कहाँ इन पैसों को लगाकर मजीद पैसे कमाऊं। एक दुकान जिसके बाहर लिखा था पैसे से पैसा बढ़ाओ, मैं तो जस्सुस के मारे अंदर गया और यहाँ मैं जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर बैठा था। वो कोई कारखाना था जिसमें मैंने अपना 1 लाख रुपया लगा दिया। कई दिन गुजरे। वादे के मुताबिक जब मैं अपना मुआवजा लेने गया तो वहाँ कारखाना बंद था। कोई बंदा न बंदे की जात वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने जब इधर उधर से कारखाने के बारे में पूछा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब सबने बोला कि कारखाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके साथ मुलविस लोगों को भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक ड्रग्स माफिया से था। मेरा वजूद कांपने लगा था। ये सब क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिमाग साए साए करने लगा था। मैं उल्टे कदमों वापस अपने घर पहुंचा। इससे पहले पुलिस मेरे घर आती, उसी रात मैंने घर छोड़ दिया और अपने शहर वापस लौट आया। घर आकर अब्बा से माफी मांगी, अम्मा के पांव पकड़ लिए, लेकिन अब्बा किसी सूरत मुझे घर रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अम्मा से बोला कि वो जो चाहेंगी मैं वो करूंगा, बस मुझे घर में रख लें। अब्बा ने मुझे बोला कि अगर मैं वहां रहना चाहता हूँ तो उनकी मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मुझे किसी बात से कोई एतराज नहीं था। मेरे अब्बा की कजन थी जिनकी एक ही बेटी थी। वो बहुत अमीर कबीर थे। उस लड़की के वालिद उस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब पूरी दौलत की वारिस सिर्फ वो लड़की ही थी। अब्बा को बस पैसे से मतलब था। मुझे भी अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी माँ की मर्जी से मैंने एक देहातन से शादी कर ली थी, क्योंकि वो गांव की अमीर तरीन लड़की थी। लेकिन हैरत तो तब हुई जब मुझे पता चला कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो सफेद अनपढ़ थी। मुझे बहुत दुख हुआ अपने आप पर। ना जाने उन्होंने किस बात का बदला लिया था मुझसे, जो मेरे लिए एक अनपढ़ ही मिली थी। शादी के लिए शादी की पहली रात थी। उस लड़की ने आधी से ज्यादा जायदाद मेरे नाम कर दी थी। लेकिन उस वक्त मेरा दुख किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और मेरी बीवी को पढ़ना भी नहीं आता था। मैंने अगले रोज अम्मा से बहुत झगड़ा किया। उनसे पूछा कि उन्होंने किस बात का बदला लिया है मुझसे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, फिर भी उन्होंने एक अनपढ़ के साथ मुझे बांध दिया। मेरी माँ मेरी बात पर काफी हैरान हुई। शायद वो मेरे लहजे पर हैरान थी। अभी मैं गुस्से से चीख रहा था कि मेरे पीछे ना जाने कब अब्बा आकर खड़े हो गए और मेरे चेहरे पर खींचकर थप्पड़ लगाया और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोला।
मैं गुस्से में कमरे में आया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब सामने ही मेरी बीवी लाल रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कहीं से भी देहाती औरत नहीं लग रही थी। मैंने गुस्से में उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम एक देहातन लड़की हो और तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये मेरा एहसान है जो मैंने तुम जैसी गंवार लड़की को अपना लिया है। कहाँ मैं डॉक्टर और कहाँ तुम एक अनपढ़ जाहिल गंवार। वो बस मुझे आंखें फाड़े देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। जब उसने बात की तो उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल गंवार लड़की जैसा था। मुझे उस पर बहुत ज्यादा हंसी आई जो मैंने छुपाए बगैर उसको जाहिर कर दी। मैं उसको दिन भर अकेले में बेइज्जत करता रहता था, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा देती। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती रहती थी वो ये कि वो हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। उसने मेरे कहे बगैर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। एक रोज मैं दोपहर के वक्त घर आया तो मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। ये शादी के बाद से अब तक पहली बार हुआ था। मुझे काफी हैरत हुई क्योंकि रात के वक्त जब मैं घर आता तो वो तैयार मेरा इंतजार कर रही होती थी। घर में अम्मा के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने जब अम्मा से बीवी के बारे में पूछा तो उनका अनोखा जवाब सुनकर मैं नासमझी से उनकी तरफ देखने लगा। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी खड़ी की गई बलाएं वो उतारने में लगी हुई है, मैं खामोशी से कमरे में चला गया। वहाँ खाली कमरा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। आजकल मैं अपने नए बिजनेस को वक्त देता था, किसी और चीज पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। हर चीज बस पसे पुष्ट डालकर जिंदगी की नई डगर पर चल पड़ा था। लेकिन ये खामोशी शायद तूफान से आने से पहले वाली खामोशी थी। अपनी बीवी को इग्नोर करके मैं अपनी जिंदगी में ऐसा मगन हुआ कि सब कुछ भूल ही गया। मेरी बीवी दिन भर के काम करती और रात जब मैं घर आता तो मुझे खाना देकर सो जाती। मैं काफी हैरान होता कि ये इतनी जल्दी क्यों सो जाती है। मैं कई दिन से नोट कर रहा था। एक रात मैं लेट घर आया तो मेरी बीवी घर नहीं थी। अम्मा बस जाग रही थी। उनसे जब मैंने अपनी बीवी के बारे में सवाल किया तो अम्मा ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए अपने मेके गई है। मेरी जात पर कोई फर्क ना पड़ा क्योंकि वो जब घर मौजूद होती थी तब भी हम दोनों में कुछ खास बात नहीं होती थी। वो ज्यादातर खामोशी रहती थी। अभी मेरी बीवी घर ना लौटी थी जब एक दिन मेरी फेसबुक पर एक पढ़ी लिखी लड़की से दोस्ती हो गई। हेलो हाय से बात की इब्तदा हुई और फिर हम रात भर जाकर बातें करते। अभी तो सब ठीक था क्योंकि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने अपनी अनपढ़ बीवी के बारे में उस लड़की से बात भी की थी। मेरी बीवी पूरे एक हफ्ते के बाद घर लौटी तो उसके अंदाज कुछ बदले बदले थे। मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया। मैं उस लड़की से मुसलसल बात करता रहता और मेरी बीवी कंबल सर तक तान कर सोती रहती। रात भर मैं बीवी की तरफ ना देखता, उस लड़की से अंग्रेजी में बातें करता रहता। मैं उस लड़की से अंग्रेजी में बातें करता ताकि मेरी बीवी को शक ना हो। वो भी मेरी बीवी के बारे में सब जानती थी, तभी बहुत कम उर्दू में बात करती थी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। हर तरफ खामोशी का गहरा राज था। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। पहले तो बीवी बोलती हुई बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अब वो कमरे में भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं कब इतना बदल गया। सच कहा है, अच्छा वक्त आ जाए तो अपना बुरा वक्त कभी ना भूलो। अब मेरा अपना बिजनेस था। ये उन दिनों की बात है जब एक दिन मैंने दूसरी शादी का फैसला किया और शादी भी उस फेसबुक वाली लड़की से। मैंने उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी वो ये थी कि मैंने जितनी बार फेसबुक वाली लड़की से उसकी तस्वीर मांगी तो वो हमेशा कोई बहाना बना देती थी या फिर नाराज हो जाती। उसकी नाराजगी के डर से उससे तस्वीर मांगना छोड़ दिया। जब मैंने उससे शादी का इजहार किया तो उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कहा कि मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें अपनी पहली बीवी को मारना होगा। मैं हैरान था कि वो मारने का क्यों कह रही है। मैंने उसको बहलाने की कोशिश की और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि उससे शादी से पहले मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन उस लड़की का कहना था कि अगर तलाक के बाद उसने अपनी जायदाद वापस ले ली, क्योंकि मैं अपनी हर बात फेसबुक वाली लड़की से कर चुका था, बाहर के मुल्क से लेकर पाकिस्तान वापस तक और उसके बाद गांव से लेकर अपने शहर वापसी और अपनी बीवी से शादी तक, हर बात उस लड़की को बता चुका था। इसलिए उसको डर था कि शादी के बाद मेरी बीवी मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे।
पहले पहल तो मुझे बहुत खौफ आया, लेकिन जब फेसबुक वाली लड़की ने बोला कि अगर मैंने अपनी बीवी को ना मारा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी और मुझे छोड़ देगी, मैंने उससे वादा किया कि मैं एक ऐसे जहर के इंजेक्शन को जानता हूँ जो लगने के 10 मिनट बाद इंसान हाथों और पाँव से मफलूज हो जाता है और 15 मिनट बाद दिमागी तौर पर अपाहिज हो जाता है और ठीक आधे घंटे बाद इंसान की मौत हो जाती है। वो लड़की तो बहुत खुश हो गई थी। अब मुझे भी अपना काम सर अंजाम देना था। मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं अपनी बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा जो आधे घंटे में अपना काम दिखा देगा और किसी को शक भी नहीं होगा। रात के वक्त जब बीवी कमरे में आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने इंजेक्शन अपने दराज में रखा हुआ था। मेरी बीवी अपनी जगह पर आकर लेटी और कुछ देर बाद सो गई। मैंने उसकी भारी सांसों की आवाज कमरे में सुनी तो मुझे यकीन आ गया कि अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने फेसबुक वाली लड़की को मैसेज किया और उसे बताया कि मैं अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाने लगा हूँ और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आज उसके जवाब में कोई जोश नजर नहीं आया। मैं काफी हैरान हुआ कि पहले तो बहुत जल्दी मचाई हुई थी, अब क्या हो गया, लेकिन मैंने उसके रवैये की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। बीवी अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस एक हल्की सी सिसकी उसके मुंह से उस वक्त निकली जब मैं इंजेक्शन लगा चुका था। बीवी के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत ना हुई। मेरे चेहरे पर परेशानी से पसीना भी था और फिर खौफ भी था कि किसी को कुछ पता ना चल जाए। मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद उस लड़की को भी बता दिया कि मैं अपनी बीवी को मार चुका हूँ। आगे से उसका कोई रिप्लाई ना आया तो मुझे काफी हैरत हुई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मैसेज पढ़कर रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। मैं अभी उन्हीं सोचों में गुम था। कुछ देर गुजरी जब उस लड़की की मेरे पास वीडियो कॉल आई। मुझे बहुत हैरत हुई। जो लड़की तस्वीर नहीं देती थी उसने कॉल कैसे कर ली, ये मेरे लिए तजस्सुस की बात थी। मैंने हैरत और तजस्सुस से मिली जुली कैफियत में कॉल उठाई तो मेरी जान निकल गई जब सामने कोई और नहीं मेरी बीवी थी और वो मेरी ही बीवी के बारे में पूछ रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी बीवी ने अपने ऊपर से कंबल हटाया और फिर मेरे साथ अंग्रेजी में बातें करने लगी। मेरे मुंह पर ताला लग चुका था, मेरे पास अल्फाज ना थे बोलने के लिए। मेरी बीवी की आंखें भरी हुई थी और वो दम साधे मेरी जानी भी देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीना पानी की तरह निचड़ रहा था। मेरा पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सफाई में क्या बोलूं। उसने भी कुछ नहीं कहा और बस खामोशी से कमरे से निकल गई। मुझे इस बात की फिक्र लग गई थी कि अब वो अम्मा अब्बा को कुछ ना बता दे और शर्मिंदगी अलग से थी। अगली सुबह बहुत अजीब थी। सब अपने अपने कामों में मगन थे और अगर कोई घर पर मौजूद नहीं था वो बस मेरी बीवी थी। बहुत सी बातें थी जो सुलझाने वाली थी। अगर फेसबुक वाली लड़की मेरी बीवी ही है तो कैसे उसने इतनी इंग्लिश सीखी और कहां से? वो तो अनपढ़ देहाती औरत थी। दिमाग साए साए कर रहा था। सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती जा रही थी। शाम के वक्त मेरी बीवी घर लौट कर आई तो मैंने उससे कई सवाल एक साथ पूछ डाले। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा उस वक्त बिल्कुल स्पार्ट था, कोई रमक नहीं नजर आ रही थी। मुझे उसके देखने से खौफ महसूस हुआ था। इंसान की अकल उस वक्त बिल्कुल बंद हो जाती है जब कोई उसे अपने प्यार में अंधा कर दे। कई दिन गुजर गए लेकिन मेरे सवालात के जवाब मुझे ना मिलने थे, ना मिले। अब मेरी बीवी बेझिझक घर से बाहर चली जाती थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये जाती कहाँ है। एक रोज सुबह सवेरे मैंने सोने का नाटक किया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही घर से निकली मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। पूरा रास्ता मैं उसका पीछा करता गया लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन तो उस वक्त निकली जब मेरी बीवी एक सुनसान बयाबान रास्ते पर एक खंडर नुमा इमारत में घुस गई जहां इमारत का कुछ काम चल रहा था। मैं भी चुपके से उसका पीछा करता इमारत में घुस गया। वहां जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी बीवी 3-4 आदमियों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और तजस्सुस मजीद बढ़ गया कि मेरी बीवी आखिर उन मर्दों से क्या बात कर रही है। मेरी बीवी ने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन मैं उसकी नजरों से बचकर वापस घर लौट आया। मेरी बीवी रात के वक्त जब घर आई तो मैंने उसके कमरे में आते ही पूछना शुरू कर दिया कि वो कहाँ गई थी, जिस पर उसने बताया कि वो काम से गई थी। जमीनों के कुछ कागजात के मुतल्लिक कुछ काम था। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं आया लेकिन मेरे पास पूछने को कुछ और ना था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कुछ बातचीत ना हुई। शायद अब मेरे सुकून का वक्त खत्म हो चुका था। एक रोज मैं सोया हुआ था जब घर पर खटाक हुई। घर पर मैं और मेरी बीवी ही मौजूद थे।
मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो ऊंची माइक में से आवाज सुनाई देने लगी। मैं नींद में था। जब मेरे नाम की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, मैं जल्दी से उठकर नीचे गया तो मेरी रूह कांप गई। सामने इतनी फौज पुलिस की खड़ी थी। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार होना शुरू हुई। मेरी बीवी मेरे पास आई और मुझे हथकड़ियां दिखाने लगी। मुझे हैरत पर हैरत के झटके लग रहे थे। मैंने नासमझी से अपनी बीवी की तरफ देखा। मेरे देखने पर उसके अल्फाज सुनकर मेरा सर चकरा गया। जब उसने बोला, पुलिस जोया अरेस्टेड यू, अब तो मेरा सर चकरा रहा था। इतनी देर में अब्बा घर लौट आए। उनकी कैफियत भी मुझसे अलग नहीं थी। उन्होंने मेरी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जिस पर मेरी बीवी ने मेरे अब्बा को सारी कहानी सुना दी और ये भी बता दिया कि मैं ड्रग्स माफिया के साथ काम में भी मुलव्वस रहा हूँ। ये सब इंफॉर्मेशन मेरी बीवी को कहाँ से मिली थी मुझे नहीं पता था। मैं तो बस इतना जानता था कि अब बस मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी बीवी ने सबको ये बता दिया था कि मैं किसी लड़की के पीछे लगकर अपनी बीवी को जहर का इंजेक्शन दे चुका हूँ। अगर मेरी बीवी इंजेक्शन बदलती ना तो अब तक पाके मर चुकी होती। सब मेरी तरफ आंखें फाड़े देख रहे थे। मेरी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे अब्बा भी सर पकड़कर बैठ गए थे और फिर ये हकीकत भी सामने आ गई कि मेरी बीवी कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ी लिखी ऑफिसर है और ये बात सब जानते थे सिवाय मेरे। मेरी बीवी का कहना था कि मैं उसे उसकी हर हालत में कबूल करूं, इसीलिए मेरी बीवी ने सख्ती से सबको मना कर दिया कि मुझे कोई सच नहीं बताएगा। मेरी अम्मा ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे बहुत बुरा भला कहा था। इस सब में मेरी बीवी ने अपना यूनिफॉर्म पहना और मुझे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मुझे उसके आंसू साफ नजर आ रहे थे। मुझे जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी थी जितनी मुझे उसके आंसू देखकर तकलीफ उठानी पड़ी थी। मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था। इतनी देर में पुलिस स्टेशन आया और मुझे 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा हो गई। 7 करोड़ रुपए जुर्माना भी पड़ा। 10 साल कैद काटने के बाद मेरी बीवी ने मुझे सच्चे दिल से कबूल किया। मेरे घर वापसी पर मुझे खुले दिल से वेलकम किया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिस पर उसने खुले दिल से मेरी माफी कबूल की। मेरी रिहाई के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी, जिसकी तरबियत की जिम्मेदारी मैंने अपनी बीवी पर डाल दी, लेकिन उससे वादा किया कि मैं उसका हर पल साथ दूंगा, कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं अब अम्मा के अस्पताल में लोगों का मुफ्त इलाज करता, साथ अब्बा की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी बीवी का बनाया गया बिजनेस संभालता। मेरी बीवी डीसीओ थी और लोग उसके नाम से भी घबराते थे, लेकिन मैं अब उसके हर लम्हे, उसकी हर कामयाबी को सराहता था। मेरी गलतियों की, मेरी लालच की सजा मुझे बहुत अच्छे से मिल गई थी और ये आने वाली हर नस्ल के लिए सबक था। पैसा इंसान की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, लेकिन उसको हलाल और हराम हमने खुद करना है। मैं अब थोड़ा कमाता था, लेकिन हलाल कमाने की कोशिश करता था और अपनी डॉक्टरी तो मैंने बस अल्लाह के नाम लोगों के लिए वक्फ कर दी थी, जिसमें मेरी बीवी ने मेरा भरपूर साथ दिया था। मुश्किलात के बादल छड़ गए थे। अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, हर तरफ बहार थी, जिसमें से मैंने और मेरी बीवी ने खूबसूरत फल चुन लिए थे। जिंदगी का असल मकसद तो अब जाकर समझ आया था और खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारी जाती है उसका भी अंदाजा अब हुआ था। ये बात हकीकत है कि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक बेहतरीन मुआशरा बनाती है। मेरा घर, मेरी जिंदगी और मेरी बेहतरीन नस्ल भी मेरी पढ़ी लिखी बीवी ने बनाई थी। एक मर्द पढ़ा लिखा होकर जाहिल निकल आए तो मुआशरा खराब होता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी होकर जाहिल बन जाए तो मुआशरा बर्बाद हो जाता है।